मैंने जब यूजीन सैंडो के ऊपर सीरीज़ बनाई थी, तो फिर वहाँ पर कई भाइयों के कमेंट आए थे कि हमको भारतीय पहलवान के बारे में भी बताओ कि वह कितने शक्तिशाली थे और उनका जीवन चरित्र कैसा था। तो उस समय तो मेरे पास पीडीएफ उपलब्ध नहीं थी और उस समय मैं भारतीय पहलवानों के बारे में इतना जानता भी नहीं था, क्योंकि मेरे पास जानकारी का अभाव था। लेकिन अब मेरे पास जानकारी है और जो मेरे को एक पुस्तक मिली थी जिसका नाम स्वास्थ्य शिक्षा पुस्तक है। यह मुझे पीडीएफ के फॉर्म में मिली थी, क्योंकि मैं गूगल पर सर्च कर रहा था तो फिर वहाँ पर मुझे यह पुस्तक मिली जिसका नाम स्वास्थ्य शिक्षा पुस्तक है। इस पुस्तक के जो राइटर हैं उनका नाम प्रकाश चंद्र यादव है, जिसमें उन्होंने सबसे पहले तो उन्होंने जो भारत के जो पहलवान हुए हैं उनके जीवन चरित्र को उन्होंने उजागर किया है। इसके साथ साथ जो विदेश के भी जो स्ट्रॉन्गमैन थे जिसके बारे में उनको पता था, उनका नाम भी उन्होंने यहाँ पर उजागर किया है और उनके जीवन चरित्र पर भी प्रकाश डाला है। इसके अलावा इस पुस्तक में शरीर की जो रचना है, शरीर विज्ञान जो है, हमारा शरीर किस प्रकार से काम करता है, किस प्रकार से भोजन का पाचन होता है, हमारे शरीर में जो धातुएं हैं उनका क्या महत्व है, इन सारी बातों पर पूर्ण रूप से उन्होंने विचार प्रकट किए हैं अपने। इसके अलावा इस पुस्तक में हमको ब्रह्मचर्य के बारे में भी जानने में बहुत सहायता मिलेगी कि किस प्रकार से ब्रह्मचर्य हमारे जीवन का एक सार्थक लक्ष्य होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने ऐसे कई व्यक्तिगत व्यायाम बताए हैं जिनको करके व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है और अपने शरीर को भी हष्ट-पुष्ट बना सकता है। यह जो लेखक हैं इन्होंने इन सारे जो मैंने आपको बिंदु बताए हैं इन सब की चर्चा इस पुस्तक में की गई है। यह जो लेखक हैं यह इस बात को मानते हैं कि ये जो हमारा भारत देश है इसमें उन्नति का बहुत ही ज़्यादा अभाव है। हमारे भारत देश में उतनी उन्नति है ही नहीं जितने विदेशों में हुई है, क्योंकि उस समय जो हमारा जो देश था वह गरीबी से ग्रस्त था और तो और हमारे ऊपर जो अंग्रेज थे उन्होंने भी हमारे ऊपर शासन चला रखा था। इसलिए ये जो राइटर हैं ये भी एक्सेप्ट करते हैं कि हमारे भारत की स्थिति अच्छी नहीं थी और तो और हमारा भारत अच्छा बने, शक्तिशाली बने, इसके लिए उन्होंने इस बात पर विशेष रूप से जोर दिया है कि ये जो भारत के जो जवान व्यक्ति हैं जो अभी जवानी की ओर आगे बढ़ रहे हैं उनमें सुधार किया जाए। यह जो व्यक्ति है, यह जो आज का जो युवा व्यक्ति है, यह यदि शक्तिशाली बनेगा, अपने शरीर का विकास करेगा तो फिर यह जो भारत देश है इसकी उन्नति अपने आप ही होती जाएगी। इसलिए वह इस बात पर विशेष रूप से जोर देते हैं कि यह जो हमारा जो जवान वर्ग है यह अपने शरीर को शक्तिशाली बनाए, स्वस्थ बने और तो और ब्रह्मचर्य का भी पालन करे। यदि इन सारी चीज़ों का पालन किया जाएगा तो फिर निश्चय ही कोई भी देश हो उसकी तरक्की होनी ही होनी है, क्योंकि जिस देश के युवा यदि शक्तिशाली हैं, ब्रह्मचारी हैं, संयम से रहने वाले हैं तो फिर उस देश का विकास होता ही होता है। यूजीन सैंडो की जब मैंने सीरीज़ बनाई थी तो फिर यूजीन सैंडो जब भारत आए थे, भारत के लोगों को जब उन्होंने देखा था तो फिर वह भी यही कह रहे थे कि ये जो भारत देश है यह गरीब देश है और यहाँ पर जो रहने वाले जो साधारण व्यक्ति हैं वह अन्य व्यक्तियों की तुलना में कमज़ोर हैं, इनका शरीर इतना हष्ट पुष्ट नहीं है। वह इस बात की ओर संकेत कर रहे थे कि ये जो भारत देश है ये गरीब है और यहाँ पर जो मिलने वाला जो पोषक पदार्थ है, जो खाने पीने वाली जो वस्तुएं हैं उनमें पोषक तत्वों का अभाव है। इसीलिए ये जो भारत के जो 60 से 70% जो व्यक्ति नज़र आते हैं यह कमज़ोर नज़र आते हैं। उस समय का यदि हम फ़ोटो देखें तो फिर ये बात सच है कि उस समय जो हमारे भारत देश में रहने वाले जो लोग थे वह कमज़ोर प्रतीत होते थे, क्योंकि ये जो देश है यहाँ पर खेती जो है ये मुख्य आधार था और खेतीबाड़ी में अत्यधिक परिश्रम की वजह से और शायद भरपूर पौष्टिक आहार ना मिलने की वजह से उनका शरीर ऐसा रहा था। लेकिन भारत में जो संपूर्ण व्यक्ति थे और जो व्यक्ति थे वह सभी ऐसे नहीं थे और तो और इतने शक्तिशाली थे और वह पहलवान भी थे। इसलिए ऐसा कह सकते हैं कि भारत में कुछ व्यक्तियों का ऐसा वर्ग था जो शारीरिक रूप से कमज़ोर थे, लेकिन इसके अलावा एक वर्ग ऐसा भी था जो अपने शरीर को शक्तिशाली बना रहा था।
जो अपने 2-2, 3-3, 4-4 घंटे अखाड़े में समय दे रहा था। तो इस प्रकार का भी वर्ग था जो अपने आप को शक्तिशाली बना रहा था। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो भारत देश है, इस देश में जो विदेश के शक्तिशाली पुरुष थे, उनकी जो व्यायाम की जो पद्धति थी वह हमारे भारत देश में प्रचलित थी। यानी कि भारत में रहने वाले लोग इतने ज़्यादा प्रभावित थे अंग्रेज़ों से कि वह अंग्रेज़ों की बताई हुई व्यायाम पद्धति का प्रयोग करते थे और अपने आप को शक्तिशाली बनाने का अभ्यास करते थे। यह तो वही बात हो गई कि घर में इतनी महत्वपूर्ण चीज़ होते हुए भी बाहर हम किसी अन्य चीज़ को ढूंढ रहे हैं और ऐसा सोच रहे हैं कि हम शक्तिशाली बन जाएंगे। यह तो वही बात हो गई कि घर की मुर्गी जो है वह दाल बराबर है। तो यही बात यहाँ पर लेखक कहते हैं और लेखक कहते हैं कि हमारे जो भारत देश है इसमें विदेश के कई शक्तिशाली पुरुष थे जिनकी यहाँ पर विधि जो थी वह प्रचलित थी। लोग उनका जो सिस्टम था उसका यूज़ करके अपने शरीर को हष्ट-पुष्ट बनाना चाह रहे थे। तो उन व्यक्तियों की श्रेणी में सबसे पहला नाम आता है यूजीन सैंडो का। यूजीन सैंडो जब भारत आए थे तो फिर उन्होंने यहाँ पर आकर अपना जो ग्रिप डंबल जो था उसका प्रचार किया था। लोगों को इतना प्रभावित कर दिया था कि लोग ऐसा सोचने लगे कि ये जो यूजीन सैंडो का जो सिस्टम है इसको हम यदि करेंगे तो फिर हम शक्तिशाली बनेंगे। यह सच में बहुत ही विचित्र बात है कि कोई विदेश का व्यक्ति आया भारत में और उसने अपने सिस्टम के बारे में बताया और जो भारत के लोग हैं उस सिस्टम को करने भी लगे। यह तो वही बात हुई कि भारत के लोग कुछ ज़्यादा ही इतने भोले थे कि उनको जो चीज़ बता दी जाए उसको वह करने के लिए तैयार हो जाते थे। इसी तरह से जो विदेश के जो शक्तिशाली पुरुष थे वह भारत आते थे और अपने सिस्टम का प्रचार करते थे, लोगों को बताते थे कि आप किस तरह से शक्तिशाली बन जाओ। और यही बात यदि राम मूर्ति भारत के लोगों को बोलें तो वह शायद राम मूर्ति की बात नहीं मानेंगे, क्योंकि उनको तो बाहर से आए हुए लोगों पर ज़्यादा विश्वास है। यह एक तरीके से हमारी कमज़ोरी है कि हम अपने भारत में रहने वाले जो शक्तिशाली पुरुष हैं उनकी बताई हुई व्यायाम पद्धति को छोड़ करके किसी विदेशी के द्वारा बताई गई व्यायाम पद्धति को हम करना ज़्यादा पसंद करते हैं, और बल्कि ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं सारे व्यक्तियों के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि ऐसा एक वर्ग भी था जो राम मूर्ति के जो व्यायाम प्रणाली थी उसको करा उन्होंने और शक्तिशाली बना। लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा था जो विदेशियों से ज़्यादा प्रभावित था, विदेशियों की कही हुई बातों पर ज़्यादा गौर करता था। यूजीन सैंडो के अलावा जो म्यूलर नाम का एक शक्तिशाली पुरुष था उसका सिस्टम भी भारत में काफ़ी प्रचलित हुआ था। इसके अलावा स्ट्रॉन्गफोर्ट नाम का शक्तिशाली पुरुष था। इसके अलावा लीडरमैन नाम का भी एक शक्तिशाली पुरुष था। इसके अलावा माउल्डन नाम का भी शक्तिशाली पुरुष था। यह सारे विदेशी शक्तिशाली पुरुष थे और इनका जो सिस्टम था, व्यायाम की पद्धति थी, यह भारत में काफ़ी प्रचलित हुई थी। इसके अलावा एक कैप्टन चैकले नाम का भी शक्तिशाली पुरुष था जिसका सिस्टम भारत में काफ़ी प्रचलित हुआ था। यह सारे वही व्यक्ति हैं जो विदेश में रहते थे। कभी इन्होंने भारत में आगमन किया और अपने सिस्टम को बताया, अपने सिस्टम को एक तरह से भारत के लोगों को बेचना शुरू कर दिया था। तो इस तरह से यहाँ पर लेखक ने यह सारी बातें बताई हैं। अब वह हमारे जो भारत के जो शक्तिशाली पुरुष हैं और जो पहलवानी में जिन्होंने बहुत नाम कमाया है, जिनके बारे में वह जानते हैं, उनके बारे में उन्होंने यहाँ पर चर्चा करी है। तो सबसे पहले वह बात करते हैं पहलवान गामा की। लेखक बताते हैं कि मेरा कई समय से मन था कि मैं गामा से फेस टू फेस मिलूं और उनसे बातचीत करूं, उनके व्यायाम के बारे में जानूं और उन्होंने किस तरह से विदेशी का गमन किया, किस प्रकार से उन्होंने अपनी जो लड़ाइयाँ थी उसको लड़ा, इसके बारे में वह जानूं। एक बार की बात है कि ये जो प्रकाश चंद्र यादव नाम के जो लेखक हैं, यह गामा से मिलने आए और बातचीत प्रारंभ करने के बाद गामा ने अपने जीवन चरित्र के बारे में बताया। गामा के जो पूर्वज थे वह कश्मीरी मुसलमान थे। गामा के पिता का नाम अजीज बख्श था और जो गामा हैं उनका बचपन का नाम गुलाम हुसैन था। तो जो अजीज बख्श थे उनके दो बेटे थे, पहले का नाम गामा था और दूसरे बेटे का नाम इमाम बख्श था। गामा का ही बचपन का नाम
गुलाम हुसैन था। महाराज भवानी सिंह जो थे वह अजीज बख्श से गामा को और उनका जो भाई इमाम बख्श था उसको ले गए थे और वहाँ पर उन्होंने दतिया में ही रहकर इन दोनों भाइयों का जो व्यायाम था और इनकी जो अखाड़े में जो कुश्ती लड़ने की चेष्टा थी उसको देखते हुए महाराज भवानी सिंह ने दोनों को कुश्ती लड़ने के लिए, कुश्ती के दांव पेच सिखाने के लिए दतिया में ही अपने पास रख लिया था। क्योंकि जो महाराज भवानी सिंह थे उनको कसरत का और कुश्ती का बहुत ही ज़्यादा शौक था, तो इसके लिए उन्होंने सोचा कि ये जो गामा और जो इमाम बख्श नाम के ये जो दो भाई हैं इनको यदि कुश्ती सिखाई जाए तो फिर यह जो है हमारे भारत का नाम और भी ज़्यादा उज्जवल कर सकते हैं। तो फिर वहीं पर ही मोदी बाग नाम का एक अखाड़ा था जहाँ पर उन्होंने कुश्ती की जो विद्या थी, कुश्ती किस प्रकार से सीखी जाती है, किस प्रकार से अखाड़ा खेला जाता है और उसके जो दाव पेच थे वह उन्होंने सीखना चालू कर दिया था। इसके लिए भवानी सिंह ने उस्ताद माधव सिंह को नियुक्त किया था कि उस्ताद जो माधव सिंह है वही अब गामा को और उनके भाई इमाम बख्श को पहलवानी के सारे दांव पेच सिखाएंगे। धीरे धीरे ऐसे करते करते माधव सिंह जो थे वह गामा के गुरु हुए और माधव सिंह जो थे वह पंजाबी थे और माधव सिंह ने गामा को ही सारी जो अखाड़ा जो होता है, पहलवानी जो होती है, उसमें जितने भी प्रकार के जो दांव पेच होते हैं इन सबको उन्होंने सिखाना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे समय और बढ़ा, गामा की भी आयु बढ़ गई, वह भी एक हष्ट-पुष्ट शक्तिशाली पुरुष नज़र आने लगे और उनके जो भाई थे इमाम बख्श उनकी भी साथ में ट्रेनिंग चल रही थी। तो फिर दोनों ही भाई अब उभर कर आ रहे थे। धीरे धीरे इनकी जो ख्याति थी वह भी फैल रही थी। यह गामा और इमाम बख्श ने ये जो अखाड़े में जो कुश्ती खेलना सीखा था, कुश्ती लड़ना सीखा था, यह भवानी सिंह की देखरेख में ही किया था। गामा की और उनके भाई की आयु अच्छी खासी हो गई थी, वह शक्तिशाली पुरुष नजर आने लगे थे। तो फिर एक बार की बात है कि स्वर्गवासी ओरछा नरेश महाराज प्रताप सिंह के बुलाने पर दोनों भाई जो थे वह पंजाब गए और पंजाब में उनका एक मुकाबला हुआ। गामा का मुकाबला जो था वह किक्कर सिंह के साथ हुआ। ये जो किक्कर सिंह था यह पंजाब का ही रहने वाला एक अन्य पहलवान था। गामा की और किक्कर सिंह की कुश्ती हुई। गामा ने किक्कर सिंह को ऐसा पटका कि जो किक्कर सिंह के जो दो दांत थे वह गामा के सिर में गड़ गए और जब किक्कर सिंह को पूरी तरह से हराने के बाद जब वह विजय हुए तब उस कुश्ती के बाद गामा के सिर से किक्कर सिंह के जो दो दांत थे उसको निकाला गया था और इस तरह से गामा की विजय हुई थी और किक्कर सिंह नाम का जो पहलवान था वह हार गया था। गामा जो थे उनकी दो पत्नियां थी। पहली जो पत्नी थी उससे गामा के दो लड़के उत्पन्न हुए थे और 3 लड़कियां उत्पन्न हुई थी और जो दूसरी पत्नी थी उससे एक लड़के का जन्म हुआ था और एक लड़की का जन्म हुआ था। अब गामा के थोड़े स्वभाव के बारे में जानते हैं कि गामा का स्वभाव कैसा था। गामा का स्वभाव शांत था और उनका जो रहन सहन था वह एकदम सादा सिंपल था। गामा जब इंग्लैंड गए थे तो फिर गामा जो थे वह अंग्रेजी पोशाक में इंग्लैंड गए थे और गामा को उस समय अंग्रेजी बिल्कुल भी नहीं आती थी। गामा के साथ के जो अन्य पहलवान थे उन्होंने भारतीय पोशाक पहन रखी थी, लेकिन इंग्लैंड में काफ़ी ठंड होने की वजह से गामा के जो अन्य साथी थे वह ठिठुर रहे थे और वह गामा से कह रहे थे कि तुमने ठीक करा कि तुम यहाँ पर इंग्लैंड में रहने वाली जो पोशाक है उसी को पहन कर आए हो और हम तो यहाँ पर भारतीय पोशाक पहनने की वजह से हमको यहाँ पर अधिक ठंड लग रही है। तो फिर गामा के कहने पर ही जो उनके अन्य साथी थे उन्होंने वहाँ पर ही इंग्लैंड की जो पोशाक थी जिससे ठंड से बचा जा सकता था उन्होंने भी वह पोशाक दर्जी से सिलवा ली थी और वहाँ पर फिर वह आराम से रहे थे। गामा की और लेखक प्रकाश चंद्र यादव की बातचीत चल ही रही थी
तो फिर लेखक ने गामा से पूछा कि यह जो विदेश का जो पहलवान था ज़ेविस्को, यह जो स्टैनिस्लाव ज़ेविस्को है, इसका मुकाबला गामा के साथ हुआ था। तो लेखक ने ऐसे ही पूछ लिया कि गामा पहलवान, आप मुझे यह बताओ कि ये जो विदेश का जो पहलवान है ज़ेविस्को, इसको आपने कैसे हराया, क्योंकि वह तो बड़ा विशाल था, तो फिर आपके लिए उस पहलवान को हराना काफ़ी मुश्किल था। तो फिर आपने किस प्रकार से उस पहलवान को हराया? तो गामा ने उत्तर दिया, इस पहलवान को मैंने चित्त नहीं करा, यानी कि इस पहलवान को मैंने नहीं हराया है, बल्कि हमारा जो भारत देश का जो हुनर है, भारत की जो कुश्ती की जो विद्या है, उस विद्या की वजह से उस पहलवान को मैंने हराया है। यहाँ पर गामा अपनी बढ़ाई नहीं करते हैं, बल्कि गामा यह कहते हैं कि हमारे देश यानी कि हमारे भारत की जो मिट्टी है, जो अखाड़ा है, और उस अखाड़े में जो खेलने वाली जो कुश्ती की कला है, उस कुश्ती की कला की वजह से ही मैं ज़ेविस्को को हरा पाया था। गामा एक बार जापान गए थे और जापान में उन्होंने जापान के जितने भी पहलवान थे उन सबके सामने एक खुला चैलेंज रख दिया था, और चैलेंज यह था कि मैं आप सबको लड़ने की चुनौती देता हूँ, और यदि कोई भी व्यक्ति मेरे दांव की वजह से मारा गया या फिर वह बहुत ही ज़्यादा घायल होता है, तो फिर इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा। ऐसी घोषणा सुनकर, ऐसा चैलेंज सुनकर जो जापान के जो पहलवान थे, उनमें से किसी ने भी हिम्मत नहीं करी कि वह गामा के सामने खड़े होकर ऐसा कह सकें कि मैं तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। सब के सब जो जापानी पहलवान थे, सब ने अपने कदम पीछे हटा लिए, कोई भी व्यक्ति गामा से लड़ने के लिए आगे आया ही नहीं। गामा का स्वभाव जो था वह काफ़ी सरल था और वह गुरु भक्त थे। गामा एक जगह पर कहते हैं, मेरे उस्ताद एक सिख सरदार हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि उनके जो गुरु हैं उनका नाम माधव सिंह है। तो फिर वह कहते हैं कि मेरे उस्ताद एक सिख सरदार हैं। जिस मोहल्ले में वह रहते हैं उस मोहल्ले में होकर मैं कभी नहीं निकलता। कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ होकर सीना ऊंचा किए निकल जाऊं। बीड़ी, सिगरेट, पान का उपयोग उनके सामने नहीं करता। यह गामा की गुरु भक्ति ही है जो वह ऐसा कहते हैं कि जिस स्थान पर मेरे गुरु रहते हैं उस स्थान से मैं कभी निकलता ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरे भीतर ऐसा साहस ही नहीं होता है कि मैं दम भर के अपनी छाती को फुला करके उस स्थान से निकल जाऊं जिस स्थान पर मेरे गुरु रहते हैं। उनके मन में गुरु के प्रति बहुत ही ज़्यादा आदर था। गामा एक ऐसे पहलवान थे जिन्होंने अपने जीवन काल में न जाने कितने सारे पहलवान बना डाले, और उन सारे पहलवानों ने काफ़ी अच्छा नाम कमाया। विदेशों में भी अपना नाम कमाया, भारत में भी अपनी ताकत का उन्होंने सिक्का जमाया। आगे लेखक गामा के बारे में और बताते हैं। गामा पहलवान जो थे उनको वर्ल्ड चैम्पियन बनना था, और वर्ल्ड चैम्पियन बनने से पहले उन्हें भारत का चैम्पियन बनना था। तो भारत का चैम्पियन बनने से पहले उनको रहीम नाम का एक शक्तिशाली पहलवान था, उसको हराना था। यदि गामा पहलवान रहीम नाम का जो पहलवान है उसको हरा देते तो फिर वह सितारे हिंद की उपाधि पा जाएंगे। तो फिर गामा और रहीम का जब मुकाबला हुआ था तो फिर गामा ने रहीम को हराया था, और रहीम को हराने के बाद सितारे हिंद की जो उपाधि थी उसको प्राप्त किया था। अब गामा शांत नहीं रहने वाले थे, उनको वर्ल्ड चैम्पियन बनना था। लेकिन इसके अलावा भारत के अन्य शक्तिशाली पुरुष भी थे, ऐसे पहलवान भी थे जिनको गामा को टक्कर देनी थी और उन पहलवानों को धूल भी चटानी थी। तो इसी उद्देश्य से गामा के सामने दो दिग्गज पहलवान खड़े हुए थे। पहले पहलवान का नाम किक्कर सिंह था और दूसरे पहलवान का नाम मीरा बख्श था। तो गामा सोच रहे थे कि या तो मैं किक्कर सिंह से लड़ूंगा या फिर मैं मीरा बख्श से लड़ूंगा। यह दोनों ही पहलवान काफ़ी विश्वविख्यात पहलवान थे और गामा को इन दोनों को ही हराना था। किक्कर पहलवान जो था वह काफ़ी हट्टा कट्टा था। उसने गुलाम नाम का जो पहलवान था उसको भी धूल चटाई थी। इसके अलावा जो भाई कल्लू नाम का पहलवान था उसको भी किक्कर सिंह ने धूल चटाई थी। तो फिर
गामा इन दोनों में से किसी भी एक पहलवान से लड़ना चाहते थे, लेकिन जब लड़ाई का समय निश्चित किया गया तो फिर गामा के मुकाबले से पहले ही मीरा बख्श जो था उसने ऐसी घोषणा कर दी कि मैं किक्कर सिंह से लड़ना चाहता हूँ, उसके साथ एक दंगल करना चाहता हूँ। तो फिर गामा वहाँ पर शांत रहे और गामा ने ऐसा विचार किया कि किक्कर सिंह और मीरा बख्श की जब लड़ाई होगी और इन दोनों के बीच की लड़ाई में जो भी पहलवान अखाड़े में जीतेगा, जो भी पहलवान विजय होगा, उस पहलवान से मैं लड़ूंगा और उसको एक अच्छी खासी टक्कर भी दूंगा। तो फिर अब जो मुकाबला था वह किक्कर सिंह और मीरा बख्श के बीच में होने वाला था।